के बारे में पढ़ा था। हाँ ग्रीन जी। हाउस इफेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग शुरू कर दिया था और हम्म, उसके कॉजेज के बारे में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी में हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ा था। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स पढ़े थे। हम्म। उसके बाद ड्रेन पढ़ लिया था, उसके जैसे क्या कहते हैं, कॉजेज पढ़ लिए थे और इफेक्ट्स पढ़ लिए थे। मैम आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। हाँ जी, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके। तो कल जो हमने खत्म किया था, एसिड रेन भी हमने कल पढ़ा था, एसिड रेन भी हमने कल खत्म किया था। आज हम आगे पढ़ते हैं ओशन के बारे में। तो हमने पहले एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में पढ़ा था कि कितने लेयर्स होते हैं उसके, है ना, कितने लेयर्स होते हैं। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा अ, हमें पता होना चाहिए। कितनी लेयर्स पढ़ी थी हमने, बताइए कोई भी फटाफट, जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एक दो लेयर ही बता दीजिए। 5 लेयर्स में 5 लेयर्स होती है। हाँ बोलिए। वेरी गुड। ट्रोपोस्फियर, हम्म। स्ट्रेटोस्फियर, हाँ, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। वेरी गुड। तो पहले था ट्रोपोस्फियर, है ना, जो अर्थ के जस्ट कवरिंग है, अराउंड 10 to 12 किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द गैसेस या जो क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस हैं, वो सब डिपेंड करती हैं। इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है उसका थोड़ा सा डाउन पोर्शन ले लो, और ट्रोपोस्फियर का अपर पोर्शन। इसके आसपास एक लेयर होती है गैस की, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है। अब ये ओजोन लेयर किसकी बनती है, कैसे बनती है, और इसके रहने का क्या फायदा है, इसके न रहने का क्या फायदा है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इस दो पिक्चर्स को आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये वाली, ये 1979 की है, और ये जो सेकंड पिक्चर है ये है 2008 की। तो इसमें देखो नीला नीला पोर्शन आपको ज्यादा दिख रहा है ना। तो ये हमें ये शो करता है कि कितना ओजोन लेयर कहीं से यदि हट गई है, कुछ होल हो गए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ये इतना ओपन एरिया हो गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये क्या होता है, ये हम आगे देख लेते हैं। ये पिक्चर आप अपने दिमाग में रखिएगा। को क्वेश्चन पूछना, प्रियंका जी बार बार हैंड रेस कर रही है। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, मेरे बच्चों ने कर दिया था गलती से, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन कोई होंगे, इफ इट इज नॉट अर्जेंट आप एंड में पूछ लीजिएगा। मैम, मैं ये फॉर्म भरवा रही हूँ किसी बच्चे से, तो ये सांख्ययोग भरूं क्या? मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रही हैं। सांख्ययोग ही भरूं ना, पेपर का फॉर्म भर रही तो। फॉर्म भर रहे हैं तो? सांख्ययोग सब्जेक्ट, नहीं नहीं, सिर्फ योग भरिए ना, सांख्य योग क्यों भरेंगे आप? उसमें सांख्ययोग लिखा है। नो, उधर जाओ। ये आप एंड में पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ एंड में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नो जी मैम। नो, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड से। पहले हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन, उसके बाद में आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लेयर्स बताई हुई हैं वापस से, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, और उसके बाद की
जो लेयर है, लेकिन हम जो अभी प्रेजेंट में जो हमें कंसंट्रेट करना है वो करना है ओजोन लेयर पे। तो ये जो लेयर है ये आप कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर के थोड़ा ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर के नीचे, मतलब ये कह लो कि 12 टू 20 किलोमीटर्स के रेंज में ये लेयर होती है, ओजोन लेयर। जनरली यदि क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर किस लेयर को बिलोंग करती है, किस लेयर में पाई जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर के, तो उसमें आप स्ट्रेटोस्फियर ही टिक करेंगे, ठीक है। तो ये लेयर यहाँ पर होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के थोड़ा सा ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर के लोअर रीजन में, ठीक है। अब ये लेयर क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है ये जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन के, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि इंसानों के लिए भी खतरनाक हैं और बाकी की स्पीसीज के लिए भी, इवन प्लांट्स के लिए भी। तो बैड ओजोन को हम कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर, लोअर एटमॉस्फेयर में, एंड इट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। गुड ओजोन क्यों है, क्योंकि ये भी स्ट्रेटोस्फियर में ही है, उसके लोअर पार्ट में है ना। ट्रोपोस्फियर इसमें कंसिडर कर लिया, लेकिन ये अपर पार्ट में है ट्रोपोस्फियर के। सो इट एक्ट्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, क्योंकि ये रेडिएशंस हमारी लाइफ के लिए या जो भी अर्थ में जो भी इकोसिस्टम पल बढ़ रहे हैं उनके लिए, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि ये दिस रे जो हैं, ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये इंजूरियस हैं, हार्मफुल हैं, हेजार्डस हैं, एंड दे कॉजेस म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मीनिंग है, कोई बताएगा? हेलो। मैम शायद सेल डिवीजन तो नहीं होता है? हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भी फॉर्म या जो भी स्ट्रक्चरल है कोई भी स्पीसीज का, वो चेंज हो जाता है, उसके जो जेनेटिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, है ना। वो कुछ भी बिगड़ भी सकती हैं, मतलब कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है उसमें। तो इसलिए ये रेज जो प्रेजेंट जो भी इकोसिस्टम है हमारा, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ये हेल्पफुल नहीं होती हैं। तो थिकनेस ऑफ ओजोन, ओजोन बेसिकली है O3, O2 ऑक्सीजन प्लस एक एटम ऑफ O ऑक्सीजन, ये तीन मिलकर के O3 लेयर बनाते हैं। O3 इसको कहते हैं ओजोन को। सो इट इज अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स। DU एक यूनिट है, शायद ये उसी साइंटिस्ट का नाम होगा जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो इसलिए इसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि दिस O2 इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स O3, और यहाँ पे यदि क्लोरीन मिल जाए, है ना, इसके साथ, तो ये बन जाता है क्लोरोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो कि ये सनलाइट आई और इन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया, और यदि ये नहीं हुई तो ये सीधी जो रेड जो दिख रही हैं यहाँ पर, दीज आर द बैड ओजोन्स। अब ये यदि यहाँ पर आएंगी तो हमारे को हार्म करेंगी। अब ये पैदा कहाँ से हो रही हैं ये भी हम देख लेते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो यहाँ का जो भी एग्जॉस्ट, जो भी स्मोक, जो भी गैसेस ये रिलीज करते हैं, उसमें हमने कल पढ़ा था कि कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स में। हाँ, तो व्हीकल से कौन से निकलते हैं और इंडस्ट्रीज से मैक्सिमम कौन से निकलते हैं? इंडस्ट्री से नाइट्रोजन में एंड व्हीकल से सल्फर। हाँ, तो ये दोनों ही चीजें मिलती हैं बेसिकली, अब ये बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये फिर से इसमें इसको डिप्लीट करते हैं, ये ओजोन लेयर को ना, इसको खराब कर देते हैं, वहां पे छेद कर देते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। इन इट स्ट्रेटोस्फियर यूवी रेज आर स्टॉप्ड बाय ओजोन्स। अभी हमने पढ़ लिया कि जो ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि अर्थ पे जो भी इकोसिस्टम चल रहा है, जो भी लाइफ चल रही है, उसको हार्म करती हैं, वो रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज डिस्टरप्टेड ड्यू टू द ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन यूनिट्स जो होती है ना, जहाँ पे चीज़ों को ठंडा करने के लिए बनाई जाते हैं, जो भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसमें कि चीज़ों को रखा जाता है। इट्स नॉट दैट हमारा फ्रिज ओनली, बहुत सारे जो गोडाउन्स हैं या यूनिट्स होती हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जिसमें कि अनाज को या जो भी क्रॉप्स हैं उसको स्टोर किया जाता है। तो फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को, ताकि उनका बाहर का क्लाइमेट उनको खराब ना करें और वो फर्दर बाद के महीनों में यूज किए जा सकें। तो वो बड़े बड़े जो रेफ्रिजरेंट यूनिट्स हैं वो भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। और ऑब्वियसली एयर के साथ साथ ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ऊपर की तरफ जो है चले जाते हैं और धीरे धीरे ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, मतलब अराउंड 10 to 12 15 किलोमीटर्स अपर साइड में ये चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारा हैबिटेट सेंटर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, है ना। और कहना चाहिए कि व्हीकल्स का भी यहाँ पे रोल है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो गए एनवायरनमेंट में बाय द इंडस्ट्रीज और धीरे धीरे ये पहुंच गए यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में। अब जो सनलाइट आती है इट ब्रेक्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड रिलीजेस क्लोरीन। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से जो रेडिएशन आया इसने इनको ब्रेक किया और क्लोरीन अलग हुई। अब ये क्लोरीन क्या करती है, इट रिएक्ट्स विद द ओजोन लेयर एंड डिस्ट्रॉयज द ओजोन। ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, मतलब जो 3 मॉलिक्यूल्स थे O3 + O2 है ना, इसको अलग अलग कर देती है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे इसका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड देयर आर मोर रिएक्शन कॉजेज। एंड जितनी ज्यादा रिएक्शंस होंगी उतना ही ज्यादा डिप्लीशन होगा, उतना ही ज्यादा ये लेयर खत्म होती चली जाती है ना। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन बताई है कि क्लोरीन और ओजोन ये मिलकर के कुछ अलग कंपाउंड बना लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 को अलग कर देते हैं और एक जो एटम है उसके साथ में क्लोरीन रिएक्ट कर जाती है। तो इसमें ये जो ओजोन लेयर है ये खत्म सी होने लग जाती है और दूसरी चीजें बनने लग जाती है। ठीक है, तो अब इसके ना होने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई। इसके ना होने से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आ जाएंगी। जो सीधा असर पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेज का वो स्किन पे पड़ता है फर्स्ट, तो क्योंकि स्किन ही एक्सपोज्ड होती है ना लाइट पे। इसीलिए हम कहते हैं कि दोपहर में बहुत जब ज्यादा धूप हो, तेज धूप हो, तो घर से बाहर सनलाइट में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं और ये जो है इससे कैंसर भी हो सकता है, डीएनए चेंज हो जाता है, अभी बताया था म्यूटेशन होने लग जाता है, कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो चेंज हो जाता है और एजिंग जल्दी होती है, रिंकल्स जल्दी आते हैं, स्किन सेल्स को डैमेज होता है और स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। इससे बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कहते हैं ना सन को कभी भी डायरेक्ट आई से ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आई के लेंस हैं या कॉर्निया है ये डैमेज हो जाता है उससे, सीधी लाइट से, क्योंकि उसमें हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये स्नो ब्लाइंडनेस इन्होंने बताया है कि कुछ चीजें दिखती नहीं है, सफेद चीजें नहीं दिखती हैं इनको, कैटरैक्ट हो सकता है ना। तो इस तरह से और इन्फ्लेशन, मतलब कि कहीं सूजन आ सकती है, स्किन सेल डैमेज हो जाते हैं, है ना। कॉर्निया इन्होंने बताया, देखो एक परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, कैटरैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आइस के लिए भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आगे चलते हैं, ओजोन डिप्लीशन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है, इसका ध्यान जब साइंटिस्ट ने खींचा तो एक सभी कंट्रीज ने मिल करके एक प्रोटोकॉल बनाया, एक सबमिट किया और एक ट्रीटी की कनाडा में 1987 में, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो इट वाज साइन टू कंट्रोल, पर ये आपको याद रखना है यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि ओजोन डिप्लीशन का जो इशू है ये यहाँ पर उठाया गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए
हम किस तरह से मेजर्स, किस तरह से क्या काम कर सकते हैं, कैसे हम उस इमिशंस को कम कर सकते हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो ये ट्रीटी जो साइन हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो ओजोन के लिए हुई थी, ये आपको याद रखना है। एंड देयर आर प्रोटोकॉल्स फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इनमें ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज और जो भी चीज़ें, जो भी एमिशंस हार्मफुल हैं ओजोन के लिए, वो एमिशंस यहाँ ज़्यादा होते हैं इन कंट्रीज में, क्योंकि पुअर कंट्रीज तो डेवलप ही नहीं है, वहाँ इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर खासकर उनका ध्यान लगाया गया कि भाई आपको क्या क्या मेजर्स करने हैं, ये काम करने हैं, इसके लिए क्या क्या रिड्यूस करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं उनको आपको खत्म करना है। चलिए फिर आगे हम पढ़ लेते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें और हो रही हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं क्लाइमेट को या एनवायरनमेंट को। अब ये एक पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। हम अभी भी देख रहे हैं, कई जगह पे कल भी हमने बात की थी कि जो डिफॉरेस्टेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके कारण कौन कौन सी चीजें, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है ना, अचानक से बहुत सारी बारिश आ जाती है या फिर एकदम से सूखा पड़ जाता है। तो क्या हो रहा है कि जितनी किसी कोई भी एरिया उसके लिए डिजाइन नहीं है, उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है कि भाई एक बारिश आ जाए बहुत सारी तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, फ्लड आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि these are the problems as a part of green revolution and irrigation without proper drainage of water leads to water logging in the soil। तो क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पे जो भी चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, जो यदि इंसान वहाँ रह रहे हैं या वहाँ पर यदि कोई फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, तो वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, जो भी क्रॉप है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो है, it draws salt to the surface of the soil and the salt is deposited on the land surface or collects at the plant roots, और ये फिर से जो है वो डैमेज करेगा एग्रीकल्चर को। जो सॉल्ट है वो पानी के साथ, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा सॉल्ट है या कहना चाहिए कि जमीन कहीं की सॉल्टी है, तो वो पानी के साथ साथ बह करके ऐसी जगहों पे चला जाता है और उसके बाद में वो सरफेस पे ही जम जाता है। तो ज्यादा सॉल्ट ना हमारे लिए अच्छा है, ना क्रॉप्स के लिए, ना प्लांट्स के लिए अच्छा है। तो वो पूरा का पूरा जो है एग्रीकल्चर को डैमेज कर देता है। डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या चीजें हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन हम अपने जो पॉपुलेशन इतनी है तो उसको सरवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, या फिर फील्ड्स या फार्म्स के लिए, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। इसके अलावा फर्नीचर और ये जो भी हमारी नीड्स हैं, है ना, जो कि ट्रीज से या फिर उनसे मिलने वाली जो भी चीजें हैं, हमें चाहिए वो चीजें, तो हम उनको काटते चले जा रहे हैं। अब एक डेटा यहाँ पर बताया है, देखो 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट in tropics compared to only 1% in the temperate region। मतलब ट्रॉपिक रीजन का क्या मतलब है कि जो नियर इक्वेटर्स जो है, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो जहाँ पे ज्यादा, सबसे ज्यादा लाइफ है, ये आप कह सकते हो, वहां पर जो है 40% जो है वो फॉरेस्ट खत्म हो गए। तो अब ये कंपेयर है टेम्परेट रीजन की, मतलब कि जो अपर रीजन्स हैं वहां पर तो इतने ट्रीज फॉरेस्ट हैं लेकिन उतना नहीं कम हुआ है, लेकिन जहाँ पे हैबिटेट्स ज्यादा है वहां पे 40% जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे 1988 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया ने बनाई कि 33% जो फॉरेस्ट है उसको कवर करना है आपको प्लेन्स में, एंड 67% जो है वो हिल्स पे। लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 19% के करीब ही ये काम हो पाया है। यहाँ पे एक डाटा और दे रखा है, देखिए, बिटवीन 1990 एंड 2015 द वर्ल्ड लॉस्ट 129 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। इतना फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गया है, कितने सालों में,
15 सालों में सिर्फ। ये सिर्फ 15 साल का डाटा है, मतलब इससे आगे पीछे भी हम करते ही चले जा रहे हैं। और अभी 15 से अब करीबन करीबन 8-10 साल हो गए, और भी पता नहीं कितना हो गया। अब नया कोई डाटा आएगा तब हमें पता चलेगा। और इस एरिया को आप करीब करीब इतना मान सकते हैं कि इट्स एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका जितना है रीजन है, उतने जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो गए हैं। अब ये डिफॉरेस्टेशन भाई हम क्यों करते हैं, अभी कुछ रीजंस मैंने बताया। इसके अलावा एक रीजन और है जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में स्टेट, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे होता है। इसको कहते हैं जम कल्टीवेशन। अब इसमें क्या करते हैं वो कि जितना उनको चाहिए उस एरिया का ट्रीज को वो कट करते हैं, बर्न कर देते हैं, और उसकी जो ऐश है ना, जो राख है, वो एक तरह से फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। वहां पे वो खेती कर लेते हैं। फिर थोड़े सालों तक वो खेती करते हैं, फिर उस जगह को वो छोड़ देते हैं। फिर वो दूसरी जगह पे सेम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। इसको जम कल्टीवेशन याद रखिएगा। कहाँ पर होता है ये याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ये याद रखिएगा। और इसमें अच्छे फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को बनने के लिए शुड बी इट नीड्स अराउंड ईयर्स, मतलब टेंस और डिकेड्स लग जाते हैं ना, 40 साल 30 साल, क्योंकि जो ये ट्रीज हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत लंबे समय तक ये रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल 10 साल में खत्म हो जाएंगे, नहीं, ईयर्स तक वो चलते हैं। लेकिन उसको बनने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन कट करने में कुछ ही टाइम लगता है। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन उस एरिया में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो कल्टीवेशन है इसको भी कम करना चाहिए या खत्म करना चाहिए। मैम एक बार और बताइए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग है, ये मतलब पुराने समय से चला आ रहा है। ये क्या करते हैं, एक रीजन को जितना उनको चाहिए उसके ट्रीज को बंद कर देते हैं, और उसकी जो ऐश है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऐश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, और उस पे वो खेती करते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड है, हो गई वो लैंड। अब उसके बाद में कुछ साल करते हैं, उसके बाद में उस लैंड को छोड़ देते हैं। फिर ये दूसरे जगह पास में या जहां पर भी अवेलेबल है वो जंगल्स को कट कर देते हैं, जला देते हैं, और फिर जो है उसको फार्मिंग और ग्रेजिंग के लिए, मतलब कि एनिमल्स वहां पे चारा वारा खा लें या उनकी नीड के हिसाब से वो वहां पे फार्मिंग कर लेते हैं। तो इस ये होने के कारण क्या है कि ये जो जंगल्स हैं वो, ट्रीज थोड़े बहुत कट होना अलग चीज है, पर जंगल के जंगल खत्म हो जाना ये बहुत एक तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि एक जंगल को बनने में ना बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये रुकना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ। अब ये डिफॉरेस्टेशन बाकी जगहों पे जो हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, उससे ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि यदि ट्रीज नहीं है तो ऑक्सीजन और कौन देगा। कार्बन जो कि हार्मफुल होता है एक लिमिट से ज्यादा, वो बढ़ता चला जा रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब यदि देखो प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन देने के और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के अलावा भी एक पूरा इकोसिस्टम गवर्न करते हैं। उसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो यदि ट्रीज और प्लांट्स खत्म हो गए तो बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, बहुत सारी लाइफ, बहुत सारा इकोसिस्टम, एक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम वो खत्म हो जाता है, पूरा तरह से वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इसके अलावा पानी के लिए भी और सॉइल को पकड़ के रखने के लिए भी ट्रीज या प्लांटेशन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है कि जो जमीन है ना, वो वहां पे नहीं रहेगी, वो पानी के साथ बह के पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी, उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और एक और चीज,
जो ट्रीज होते हैं ये बादलों को भी अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पे ट्रीज अच्छे हैं, वहां पे जहाँ जंगल्स हैं वहां पे बारिश भी अच्छी होती है। तो इसलिए पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ये गवर्न करते हैं। अब यदि ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। वो जो लैंड जो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेटेड थी, बहुत किसी इकोसिस्टम को वो सरवाइव कर रहा था उसके बेस पे, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा यदि वहां पे प्लांट्स नहीं है तो। और एक चीज देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड इन द पास्ट, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। इट मे ऑकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज। देखो अपने आप वहां हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। पता नहीं आपने किस तरह से उसको कट किया है, कितना उसको डैमेज किया है। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि आप खुद प्लांट्स लगाएं, ट्रीज लगाएं और उसका थोड़ा सा ध्यान भी दें जब तक कि वो कुछ बड़े ना हो जाए। अब जैसे कि पहले ये था, यदि यहाँ पर काम किया जाए तो वो इस तरह से ग्रीन भी हो सकता है। ये पूरा डेजर्ट ही था, लेकिन कुछ लोगों ने काम किया तो वहां पर फिर से फॉरेस्ट और ट्रीज आ गए। तो इसके लिए एफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है? अभी हम इतना पढ़ चुके, बायो और डाइवर्सिटी दो चीजें हैं ना। डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। हाँ, बायोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, और डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जहाँ पर भी रहते हैं। हम भी रहते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ हम ही थोड़ी रहते हैं, बहुत सारी लिविंग बींग्स हमारे साथ रहते हैं। इंसेक्ट्स भी हैं उसमें, प्लांट्स भी हैं उसमें, कुछ एनिमल्स भी हैं। तो ये सारा जो मिल करके एक बायोडाइवर्सिटी डिवीजन बनाता है, उसका कंजर्वेशन किस तरह से हमको करना चाहिए। तो फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन और एक है एग सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का क्या मतलब है कि ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब है कि जहाँ पे जो भी चीजें ग्रो करती हैं, है ना, पैदा होती हैं, डेवलप होती हैं और वहीं रहती हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी हैबिटेट्स हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, उनको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स का क्या मतलब है कि उसको जो है आउटसाइड ऑफ देयर हैबिटेट, ओरिजिनल जो प्लेस है उनकी, उनसे अलग बाहर ले जा करके उनको कंजर्व करना। तो इस तरह से दो चीजें हैं। तो एक हम पढ़ लेते हैं पहले, इन सिटू कंजर्वेशन यानी ऑन साइट, जहां पर जो पर्टिकुलर रीजन में जो भी हैबिटेट्स हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको कैसे कंजर्व किए। तो द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे ऑकर, जहां पर भी वो पैदा हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वहीं की वहीं हम उनको कंजर्व करें। तो अब इस कंजर्वेशन के लिए, इस उन लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। उनको कहा गया नेशनल पार्क्स, कुछ को कहा गया सेंचुरीज, कुछ को कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, कल्चरल लैंडस्केप, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स। इसमें मॉन्यूमेंट्स भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, उसको भी प्रिजर्व करना है हमको। अब इंडिया के पास में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं एंड 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये डेटा को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं और 567 वाइल्ड सेंचुरीज हैं। अब नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली विच आर रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की को वो जैसे हैं, जिस भी कंडीशन में है उसको वैसे ही प्रिजर्व करके रखना, है ना। इन दिस प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एक्सट्रेक्टा आर प्रोहिबिटेड। ना तो वहां पे आप जमीन खरीद सकते हैं, ना वहां पे आप रह सकते हैं।
ना खेती कर सकते हैं, ना वहाँ पे आप डोमेस्टिक एनिमल्स की ग्रेजिंग मतलब घास चरा सकते हैं, ये सारा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। वो एरिया सिर्फ उनके लिए पूरी तरह से रिजर्व होता है जो वहाँ पे होने वाले पैदा होने वाले प्लांट्स हैं, स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल एराविकुलम नेशनल पार्क का है केरला में। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं दिल्ली के पास, जैसे जिम कॉर्बेट है, एमपी में भी कान्हा किसली है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनको ये पूरी तरह से रिजर्व कर दिया। बल्कि कुछ एरिया में विजिट आप कर सकते हो पर्टिकुलर रीजन पे, कुछ एरिया में आप तो जा भी नहीं सकते क्योंकि वो एकदम कोर एरिया होता है। वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको पूरी तरह से वो उसी माहौल में रहने देना चाहते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। अब सेंचुरीज क्या होती हैं? सेंचुरीज इससे नेशनल पार्क से थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एनिमल्स पे फोकस किया गया है ना। जैसे कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने बताई है, तो वहाँ पे एनिमल्स को खासकर प्रोटेक्शन देते हैं। वहाँ पे कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो, और प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड रहती है एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स। एनिमल्स को वहाँ यदि आप कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे हो तो आप ये सब चीजें वहाँ पे अलाउड रहती हैं एक लिमिट तक। ठीक है, ये भी पेरियार भी केरला का ही एक सेंचुरी है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाज ऑफ लैंड होते हैं या कोस्टल इकोसिस्टम होता है जिसमें कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज आप उसका कर सकते हो। वहाँ पे जैसे कि रहना अलाउड है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप रह भी सकते हो, कुछ खेती वेती भी कर सकते हो। जो लोकल हैबिटेट्स हैं उस एरिया के, जैसे डिफाइन कर दिया गया कि दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व, इतने किलोमीटर्स तक का है, लेकिन वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो रह सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे प्लांट्स, ट्रीज या एनिमल्स हैं उनको आप जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व को हम देखो इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें इतने तरह के जोन होते हैं। अब ये जो आउटर जोन है इसमें ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जो लोग रह रहे हैं, जो गांव है वहां पर, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का होता है, मेनी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स यू कैन से। तो उसमें आउटर रीजन में कुछ रीजन जो है बाहर बाहर के, वहां पर ह्यूमन रह सकते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, है ना। और वो रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खेती भी करेंगे, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी वो लुक आफ्टर करेंगे, वहां पर ग्रेजिंग भी वो एनिमल्स करेंगे, वो भी अलाउड है। इसको कहते हैं वो ट्रांजिशन जोन, है ना। दे अलाउ द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड क्रॉप कल्टीवेशन। उसके बाद उसके अंदर का जो एक रीजन आता है कुछ किलोमीटर्स का, वो है बफर जोन। उसमें टूरिज्म अलाउड होता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड होता है। और एक होता है कोर जोन। उस कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मूव कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर यूजिंग सर्टेन व्हीकल्स, और बाकी कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होती है। अब एक और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का वो है सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स का क्या मतलब होता है? ग्रूव्स भी जो है हम ये कह सकते हैं कि एक स्मॉल फॉरेस्ट होता है, नहीं बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का नहीं होता है। इसमें एक रीजनल बिलीफ है लोगों का कि भाई जिसको कहते हैं ना धार्मिक आस्था वाला फॉरेस्ट। कुछ लोगों ने, कुछ कम्युनिटीज ने, कुछ ट्राइब्स ने पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा है उनके फेथ के हिसाब से ना, कि भाई ये हमारे लिए जो है पूजनीय है, क्या ये इस पे हमारा विश्वास है कि इस पे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो दैट जो फॉरेस्ट हैं छोटे छोटे, उनको कहा गया है सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स, जैसे कि खासी और जैंतिया हिल्स है मेघालय में, वो खुद ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल उसको हार्म नहीं करते, कुछ कटिंग वटिंग नहीं करते, है ना। अरावली हिल्स हैं राजस्थान की, इसके कुछ कुछ एरियाज हैं जो
जहाँ पे जैसे माइनिंग और ये सब अलाउड नहीं होती है ना। वेस्टर्न घाट रीजन है कर्नाटका और महाराष्ट्र के। वेस्टर्न घाट्स पूरा गुजरात से शुरू होता है, नीचे तक जाता है। तो वहाँ के कुछ रीजन्स हैं जहाँ के वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सरगुजा, चंदा और बस्तर एरिया है मध्य प्रदेश, अब तो एक है छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो वो एरिया है जो कि वहाँ के ही जो लोकल लोग हैं वही उसका ध्यान रखते हैं। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट मतलब जो कि आप कह लो कि मैन मेड होते हैं, जो हम खुद बना करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर हैबिटेट्स मतलब कहीं पैदा कहीं हो रहे हैं लेकिन हम उनको प्रिजर्व करने के लिए, हम कंजर्व करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम उनको फेवरेबल जगहों पे ट्रांसफर कर देते हैं या रख लेते हैं ताकि उनका ध्यान रखा जा सके। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, है ना। कुछ रिसोर्स सेंटर्स हैं जहाँ पे उनके जीन्स को भी प्रिजर्व करके रखा गया है। जूलॉजिकल पार्क्स बनाए गए हैं ताकि कुछ एनिमल्स को उन फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करके और वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, है ना। सफारी पार्क्स बनाए गए हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं। बोटानिकल गार्डन्स कुछ हर्ब्स को, कुछ प्लांट्स को, कुछ ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके हिसाब से, उसके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर उनको प्रिजर्व करके रखा गया। आपने शायद कभी विजिट भी किया होगा। बहुत सारी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हमको वहाँ देखने को मिलती है जो हमें वैसे नजर नहीं आती कहीं पर भी। फिर जीन्स बैंक्स हैं, यानी कुछ एनिमल्स के या ह्यूमन के भी जीन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और इसको किया जाता है ये क्रायो प्रिजर्वेशन में। क्रायो प्रिजर्वेशन में मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव टेम्परेचर पे, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे इनके जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि कहीं कभी इसको फिर से पैदा किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें जो रीजन्स हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है कि पर्टिकुलर रीजन के कुछ स्पीसीज या जो कहना चाहिए कि क्या बोलेंगे कि थ्रेटन है, मतलब कि इंडेंजर टाइप हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं। ऐसे जो हैं वो 34 स्पॉट्स इन्होंने वर्ल्ड में है। उनमें से 4 स्पॉट्स जो हैं वो इंडिया बायोडाइवर्सिटी रीजन्स के हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर श्रीलंका का कुछ एरिया है, इंडो बर्मन और हिमालयन रेंज और सुंदरलैंड्स जो बंगाल में है। यहाँ पे यहाँ के इकोसिस्टम को, यहाँ के जो जो भी है चीजें, उनको कंजर्व करने के लिए ये बताया गया कि भाई यहाँ पे आप को ज्यादा ध्यान देना है। अब इसी सब के लिए जो है समिट्स होने लगे हैं इंटरनेशनली। इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या हुए हैं उसके लिए। एक यहाँ पर दिया गया है कि अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ये इसके रेफरेंस में भी आप याद रख लो, और बाद में जब हम पूरे प्रोटोकॉल्स और वो सब पढ़ेंगे उसमें भी हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसको पढ़ लो, याद रह जाएगा कि अर्थ समिट हुआ था, है ना। इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, ठीक है। 3rd to 14th ऑफ जून। यहाँ पे एक चीज और याद कर सकते हो आप कि अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? याद है क्या किसी को? याद है तो बता दीजिए, सबको अच्छा रहेगा। किसी को याद नहीं है? मैम 22 अप्रैल है, पता नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ सही है। हाँ यही लग रहा है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है ना, याद रखेंगे। और अभी जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ, वो 22 मई को शायद वाटर डे है। 22 मई को है, 22 मार्च को था।
नहीं, 5 जून की बात यही मार्च या अप्रैल के आगे पीछे। यस। हाँ, 5 जून आने वाला है ना। क्या होता है 5 जून को, बताइए। एनवायरमेंटल डे। हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी गुड। ये एक दो डेट तो आप अभी, 2 डेट तो याद रख ही लो, है ना, 5 जून और जो अभी गया 22 अप्रैल, अर्थ डे। इसके बाद यानी कि 92 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था अर्थ समिट। उसके 10 साल के बाद फिर से एक वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया to reduce the current rate of biodiversity loss। ठीक है, तो ये 2 डेटा को आप याद रखेंगे। और आज हम इतना ही करेंगे। कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। मैम उसमें पेपर में वो सांख्यिकी दिखा रहा है 1000, मतलब 101 योगा नहीं दिखा रहा है वो। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं हम, है ना। जी मैम। हाँ, उसके वो बाद क्या, मैंने किसी बच्चे को पकड़ रखा है मैम, मुझसे भी भराया नहीं जा रहा था तो। हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है अभी, तो हम अभी सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग दिस प्रेजेंटेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लें आज। आंसर करोगे ना सारे? जी। ओके। चलिए ये बताइए कि एयर पोल्यूशन जो है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? एयर पोल्यूशन किस किस चीज को इफेक्ट करता है आपके आपके लिए, ह्यूमन के लिए? मैम लंग्स को। लंग्स को। हाँ, लंग्स को। लेकिन यदि हम सिस्टम की बात करें, है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लाइमेट। रेस्पिरेटरी के साथ में ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ओके। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में आता है अलग अलग या एक साथ, तो यू हैव टू पिक द ऑप्शन विच शोज सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ। ठीक है, अब एक और चीज बताइए कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मेनली कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स कौन सी लेयर में होंगे? ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर। हाँ, ट्रोपोस्फियर में होते हैं, लेकिन यदि ट्रोपोस्फियर आता है सिर्फ तो आप उसको टिक करेंगे, और यदि आता है ट्रोपोस्फियर एंड लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, हाँ, तो उसको भी लेंगे, क्योंकि ओजोन वहां पर रहती है ना, तो पॉल्यूटेंट्स वहां तक चले जाते हैं। तो इसलिए ये 2 लेयर यदि होती हैं तो आप इन दोनों लेयर को साथ में टिक करेंगे। अच्छा, मेन जो पॉल्यूटेंट है कोस्टल वाटर में, वो किसकी वजह से होता है? कोस्टल वाटर, ठीक है, उसके वो मैं बता देती हूँ ऑप्शंस आपको क्या क्या है। एरोजोल है, ऑयल स्पिल्स हैं, या म्यूनिसिपल सुएज है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है। इंडस्ट्रियल में। हाँ, इंडस्ट्रियल, क्योंकि कोस्टल इन्होंने बोला है, यदि रिवर वगैरह का होगा तो स्वेज आएगा उसमें ना,
वाटर जो ह्यूमन वेस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा वो है। और वैसे भी यदि एक्सक्रीटा के अलावा भी आप देखो तो रिवर में इतना सारा कचरा और गंदगी जाती है जो हम खुद ही डाल के आते हैं, है ना। तो वो भी चाहे वो रिलीजियस मैटर कह लो या जो भी कह लो, बट वो पॉल्यूट ही करता है वाटर को। चलिए एक दो क्वेश्चंस और पूछ लेती हूँ मैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल ग्रीन? ऑटोट्रॉप्स में यस, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और बाकियों को क्या कहते हैं? जो हेटेरोट्रॉप्स जो उनके जो कंज्यूम करते हैं, जो बाकी के सारे कंज्यूमर्स हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर ऑल द फूड चेन्स? बेस किस कौन है किसी सारे जो फूड चेन जो भी हमने अभी तक पढ़े उसका बेस कौन है? प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स है, बट उसका जो नाम आप देंगे उनको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर्स। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस थोड़े बहुत हम मंडे को कर लेंगे, ठीक है। शांति पाठ करा देगा।